नमस्कार दोस्तों, विजन एग्री अकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं धान की खेती या फिर कहें कल्टीवेशन ऑफ राइस। नॉर्मली लेक्चर पहले करवा दिया है धान की खेती से संबंधित, लेकिन आज जो है मजा आने वाला है आपकी धान की खेती में। ठीक है, तो बढ़िया से यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विजन एग्री अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। वॉइस बढ़िया आ रही है तो यस नो लिख दीजिए। थोड़ा सा फैन ऑफ कर देते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो कल्टीवेशन ऑफ राइस आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसका पूरा निचोड़ निकालेंगे, मतलब कि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने देंगे। पूरे के पूरे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो भी आपके आने वाली कृषि की परीक्षाएं हैं, चाहे आपका यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए हो, कृषि प्राविधिक हो, चाहे आपका यूपी पीएससी आपके कृषि स्पेशल वैकेंसीज हो, चाहे एसटीए डीएचओ, ठीक है, वर्ग वी की जो आपकी वैकेंसी है वो हो, और साथ में साथ चाहे आपका आईबीपीएस हो, किसी भी एग्जाम में आज के जो राइस पढ़ोगे उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है ना। तो बिल्कुल से रट लेना, इसे बिल्कुल से नोट कर लेना एक एक पॉइंट को, क्योंकि सारा का सारा कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए, यूपी पीएससी डीएचओ एसटीए एंड आईबीपीएस एसओ के लिए कल्टीवेशन ऑफ राइस, और साथ में साथ उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलों में ये कहें कि एरिया वाइज या फिर कहें आपका क्षेत्र जो है सबसे अधिक राइस कल्टीवेशन में या धान के उत्पादन में उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश में आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। बढ़िया से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। शुरू करते हैं आज के सेशन को। धान का वानस्पतिक नाम सभी जानते हैं, क्या होता है बच्चों? ओराइजा सेटाइवा। क्या होता है? ओराइजा सेटाइवा। वानस्पतिक नाम ओराइजा सेटाइवा। कुल क्या है इसका? पोएसी या ग्रेमनी है। ठीक है, या घास कुल के नाम से भी इसे जानते हैं। उत्पत्ति स्थान की बात करें बच्चों, दक्षिण पूर्व एशिया जो है धान का उत्पत्ति स्थान है। गुणसूत्र संख्या जो होती है इसकी कितनी होती है? 24 होती है, जो कि आपका क्या होता है? द्विगुणित होता है। कैसा होता है? द्विगुणित। चावल का जो पुष्प क्रम होता है आपका इन्फ्लोरेंस टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेंस जो होता है आपका, क्या होता है आपका? पेनिकल या ग्रुप ऑफ स्पाइकलेट या स्पाइकलेट का समूह। ठीक, फल का जो प्रकार होता है उसे हम क्या कहते हैं? कैरियोप्सिस कहा जाता है। किसमें? आपका धान में आपका वानस्पतिक नाम क्या होता है? ओराइजा सेटाइवा। कुल क्या है आपका? फोएसिया ग्रेमनी। उत्पत्ति स्थान दक्षिण पूर्व एशिया है। गुणसूत्र संख्या जो होती है वह 24 होती है, और चावल का जो पुष्प क्रम होता है उसे पेनिकल या स्पाइकलेट या फिर क्या स्पाइकलेट का समूह या फल प्रकार क्या होता है आपका? कैरियोप्सिस होता है। ये नॉर्मल सी आप कहें बॉटैनिकल जो डिटेल होती है वो हो गई आपकी धान के बारे में। आगे बढ़ते हैं। भारत में चावल का क्षेत्र, उत्पादन व उत्पादकता की बात करें तो क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र आपका कहां पर अधिक है? उत्तर प्रदेश के अंदर। सेकंड कौन है आपका? पश्चिम बंगाल है, और थर्ड कौन है आपका? उड़ीसा है। तो क्षेत्र पहला स्थान है, या फिर कहें जो एरिया है यहाँ पर ये कह सकते हैं जो एरिया सबसे अधिक धान के अंदर कल्टीवेटेड होता है वो दोस्तों कहां पर होता है आपका? उत्तर प्रदेश के अंदर। सेकंड को किसका स्थान है आपका? पश्चिम बंगाल, और थर्ड है आपका उड़ीसा। बात करें बच्चों उत्पादन की। उत्पादन देखो एक चीज है उत्पादकता और उत्पादन, इनमें डिफरेंस समझते हैं। बात करें उत्पादन की तो जो टोटल होता है, क्या भैया? टोटल होता है। थोड़ा तो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इंक का कलर चलिए ग्रीन है, एग्रीकल्चर है तो ग्रीन ले लेते हैं। टोटल जो आपका उत्पादन है, कुल उत्पादन जो आपने लिया वह आपका क्या होगा? उत्पादन। जैसे मान के चलो आपके पास 4 हेक्टेयर भूमि है। ठीक, 4 हेक्टेयर से आपको मिलता है मान के चलो 120 क्विंटल क्या? धान मिलता है। ठीक, 120 क्विंटल धान पड़ रहे हैं तो धान मिलता है। ठीक है, मान के चलने का मैंने कहा नहीं, मान के चल। ठीक है, तो ये आपका जो कुल 120 क्विंटल है ये क्या हो जाएगा? आपका उत्पादन हो जाएगा। अब बात करें उत्पादकता की तो जो प्रति हेक्टेयर प्रोड्यूस होता है, मतलब कि 1 हेक्टेयर में आपने कितना धान उगाया? 1 हेक्टेयर में कितना मिला आपको? 30 क्विंटल। ठीक है,
1 हेक्टेयर में कितना मिला, 30 क्विंटल मिला। तो ये क्या हो गई आपकी उत्पादकता होगी, मतलब कि प्रति हेक्टेयर जो हमें उत्पादन मिला वह आपका उत्पादकता है, और जो हमें टोटल या फिर कहें कुल उत्पादन मिला वो आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन हो जाएगा, या फिर कहें उत्पादन होगा। उत्पादक क्या है, प्रति हेक्टेयर मिलता है, और जो हमारा कुल होता है वो आपका क्या होता है, उत्पादन होता है। तो बात करें बच्चों उत्पादन की, तो उत्पादन में पहला स्थान जो है आपका पश्चिम बंगाल का है, दूसरा उत्तर प्रदेश का है, तीसरा किसका है, पंजाब का है। उत्पादकता की बात करें तो उत्पादकता में पहला स्थान आपका पंजाब का है, दूसरा तमिलनाडु का है, और तीसरा किसका है बच्चों, आंध्र प्रदेश का है। ठीक, आगे चलते हैं। विश्व में चावल के उत्पादन, उत्पादकता और आपके जो क्षेत्र की बात करें तो देखो क्षेत्र तो सबसे अधिक कहां पर है आपका बच्चों, भारत के अंदर, दूसरा स्थान चीन का है, और तीसरा स्थान किसका है, इंडोनेशिया। उत्पादन की बात करें तो विश्व में सबसे अधिक उत्पादन जो चावल का होता है वो होता है चीन के पास। किसके पास बच्चों, चाइना के पास। तो चीन यहाँ पर पहला हो जाता है, सेकंड आपका भारत है, और तीसरा आपका कौन है, इंडोनेशिया। उत्पादकता की बात करें, प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन होता है वो कहां पर अधिक होता है आपका, अमेरिका के अंदर। सही आंसर यहाँ पर, सॉरी क्विज नहीं करा रहे हैं। तो उत्पादकता में क्या है आपका, पहला स्थान कौन रखता है, अमेरिका रखता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें आपके उत्तर प्रदेश में, कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में सबसे अधिक होता है। तो क्षेत्र देखो आपका आजमगढ़, मतलब उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्र एरिया वाइज पहला स्थान किसका है आपका, आजमगढ़ का। ठीक है, उत्पादन सबसे अधिक आपका शाहजहांपुर में होता है, और उत्पादकता आपकी कहां पर है, बिजनौर के अंदर है। ठीक है, तो क्षेत्र आपका आजमगढ़ में पहला स्थान है, उत्पादन में आपका शाहजहांपुर, और आपका उत्पादकता में कौन है, बिजनौर। ये आपके लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग आपका एरिया और आपका प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी है। ठीक, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसकी दो वैरायटी है, एक तो हम पढ़ ही चुके हैं, जैसे धान है, धान का वर्गीकरण में हम पढ़ेंगे। दो वैरायटी है, एक तो आपकी ओराइजा सैटिवा और एक होती है ओराइजा ग्लैबिनिमा। ओराइजा सैटिवा की बात करें बच्चों तो इसका क्रोमोसोम क्या होता है, 24 होता है, और नेचर में कैसे द्विगुणित होती है। ओराइजा ग्लैबिनिमा की बात करें तो यह पश्चिम अफ्रीका में उगाए जाते हैं। कौन सा आपका, ओराइजा ग्लैबिनिमा, देखो पश्चिम अफ्रीका में उगाया जाता है। ठीक है, तो दो ही है वैरायटी, या फिर वैसे तो आपकी 24 है। ठीक है, इसमें 24 स्पीसीज है, 24 स्पीसीज है, जिनमें से दो की ही खेती होती है, एक तो आपकी ओराइजा सैटाइवा और एक आपकी ओराइजा ग्लैबिनिमा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ओराइजा सैटाइवा की बात करें तो इसकी आपकी 3 प्रजातियां हैं। कौन कौन सी, इंडिका, जैपोनिका और जावानिका। बात करें इंडिका की तो जो उपोष्ण कटिबंधीय धान होता है, उपोष्ण कटिबंधीय, सॉरी उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय कहें जिन्हें गर्म और शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। तो उष्ण कटिबंधीय जो जलवायु में उगाया जाता है, और ज्यादातर भारत में उगाया जाने वाला जो धान होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंडिका कहते हैं। देखो लिखा हुआ है, यह एक विकसित उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की प्रजाति है और भारत में उगता है। तो भारत में उगता है तो क्या कहेंगे बच्चों, इंडिका कहेंगे। क्या कहेंगे, इंडिका। और ये कैसा धान है आपका, उष्ण कटिबंधीय धान है। कैसा धान है, उष्ण कटिबंधीय धान। बात करें जैपोनिका की, यह एक समशीतोष्ण उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की प्रजाति है और जापान में उगता है। समशीतोष्ण कहें तो ठंडी जलवायु में उगाया जाने वाला पौधा है। कैसा पौधा है बच्चों, ठंडी जलवायु उगाया जाने, और साथ में साथ उपोष्ण कटिबंधीय, मतलब ये कह सकते हैं आपकी ठंडी भी चाहिए और साथ में साथ गर्मी, क्योंकि उपोष्ण कटिबंधीय में आपका बीच वाला मौसम देखो, एक ट्रॉपिकल होता है, उष्ण कटिबंधीय होता है, एक उपोष्ण कटिबंधीय होता है, एक समशीतोष्ण। उष्ण कटिबंधीय में गर्म व शुष्क जलवायु होती है, ठीक है, और उपोष्ण में गर्म व आर्द्र जलवायु होती है, और उष्ण आपकी समशीतोष्ण में ठंडी जलवायु होती है। जो आपका उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है ये आपका कैसा है, उपोष्ण कटिबंधीय है। ठीक है, अगली वैरायटी है आपकी जापानिका या सॉरी जावानिका। यह जो है कहां पर उगाई जाती है, आपकी इंडोनेशिया में उगाई जाती है, और यह जो है जंगली धान की एक प्रजाति है। देखो यह एक जंगली चावल है और इंडोनेशिया में उगाया जाता है। इसे बालू चावल के नाम से जाना जाता है, या बालू धान या बलू धान के नाम से, BALU,
VALU, वलू धान के नाम से जाना जाता है किसे, आपका जावानिका को। क्लियर। ये आपकी जो है 3 प्रजातियां और हो जाती हैं किसकी, आपकी धान की। एक इंडिका भारत में उगाई जाती है, जैपोनिका जापान में उगाई जाती है, और आपकी जावानिका इंडोनेशिया में उगाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बात करें आपके चावल के मौसम की, कि चावल के उगने का मौसम क्या है। यहाँ पर जो है पूछा जाता है कि औस राइस की बुआई कब होती है, अमन की कब होती है, बोरो कब काटा जाता है, कब बुआई होती है। तो ये नॉर्मली आपके चावल के मौसम हो जाते हैं। ठीक है, चावल के मौसम की बात करें बच्चों, तो पहला है आपका औस राइस। औस राइस अप्रैल मई में तो बोया जाता है, और सितंबर अक्टूबर में क्या किया जाता है, काटा जाता है। ठीक है, कौन सा आपका औस राइस। औस राइस कब बोया जाता है, अप्रैल मई, या फिर अप्रैल मई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। इसकी कटाई के कारण इसे जो है नॉर्मली हम जो है आपका रबी ऋतु का धान भी कहते हैं। किसे, आपका जो है आपका औस राइस, ये रबी ऋतु का धान भी कहलाता है। ठीक, अगला है आपका अमन चावल या खरीफ। यह नॉर्मली आपका जून जुलाई में तो बोया जाता है, और नवंबर दिसंबर क्या किया जाता है, कटाई की जाती है किसकी, आपकी अमन की। और ये नॉर्मली कैसी फसल है आपकी, खरीफ की है। अगला है आपका बोरो या बसंत ऋतु का चावल। इसको नॉर्मली कह सकते हैं कि नवंबर दिसंबर में तो बोया जाता है, और आपका मार्च अप्रैल में क्या की जाती है, कटाई की जाती है। तो औस आपका अप्रैल मई में बुआई, सितंबर अक्टूबर में कटाई। अमन चावल खरीफ में जून जुलाई में बुआई, नवंबर दिसंबर में कटाई। बोरो या बसंत ऋतु के चावल में नवंबर और दिसंबर में आपकी बुआई का समय है, और मार्च अप्रैल क्या है, कटाई का समय है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें जलवायु की स्थिति की, तो धान की बात करें तो धान जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है, या ये कह सकते हैं इसे वृद्धि व विकास के लिए गर्म व शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। बेसिकली ये जो है खरीफ ऋतु की फसल है ना। खरीफ जो है मुख्य सीजन होता है आपका, लेकिन साउथ इंडिया में या दक्षिण भारत में 12 महीने आपका धान उगाया जाता है, क्योंकि वहां पर की जलवायु कैसी है आपकी, उष्णकटिबंधीय है। कैसी है भैया, उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल है। तो यह एक ऐसी जलवायु का पौधा है आपका, उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। ठीक है, वृद्धि विकास की बात करें तो बेसिकली ये शॉर्ट डे या फिर कहें लघु दिवसीय पौधा है, शॉर्ट डे प्लांट है। ठीक है, क्योंकि इसके फ्लावरिंग के समय या फूल आने के समय कम दिन की अवधि की आवश्यकता होती है, इसलिए हम शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। चलिए देखते हैं। धान नम उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है, और धान की फसल के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें तापमान। तापमान भी आपका किस में आ जाता है बच्चों, आपका नॉर्मली जलवायु में आ जाता है। तो न्यूनतम तापमान जो धान के लिए चाहिए होता है वो कितना चाहिए होता है, 10 से 12 डिग्री सेल्सियस। कितना चाहिए बच्चों, 10 से 12 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान कितना चाहिए, 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड। इष्टतम या फिर कहें अनुकूलतम तापमान की बात करें बच्चों तो कितना चाहिए, 30 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड। और अधिकतम तापमान की बात करें तो वो कितना चाहिए आपका, 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड। ये नॉर्मली आपका जो है न्यूनतम, इष्टतम और अधिकतम मैक्सिमम टेम्परेचर है किसके लिए, आपका धान के लिए। आगे बात करें आपके अगले टेम्परेचर की, तो फसल की अवधि, विकास अवधि के दौरान कितना कितना टेम्परेचर किस अवस्था में चाहिए होता है, उसके अकॉर्डिंग पौधों की वृद्धि के लिए औसत तापमान कितना चाहिए, 21 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड। पौधों की वृद्धि के लिए औसत तापमान कितना चाहिए, 21 से 37 डिग्री से। पुष्पन अवस्था के लिए कितना चाहिए, 26.5 से 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और पुष्प गुच्छ आरंभिक अवस्था में या फिर फ्लावरिंग स्टेज पर जो है 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। पकने की अवस्था, जब आपकी फसल पक जाती है, कटाई के लिए तैयार हो जाती है, उस समय कितना टेम्परेचर चाहिए होता है आपका, 20 से 25 डिग्री से। ठीक है, ये नॉर्मली फैक्ट है, इनको नोट करते जाइए पॉज करके क्लास को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं चावल की खेती की तरीके, मतलब किस किस तरीके से आपकी चावल की खेती की जाती है। देखो तरीकों की बात करें तो एक तो देखो आपका ट्रांसप्लांटेड राइस होता है। ट्रांसप्लांटेड मतलब कि जिसमें आपकी नर्सरी लगाई जाती है। ठीक है, ट्रांसप्लांटेड राइस, ठीक, जिसमें नॉर्मली नर्सरी लगाते हैं और जो है फिर रोपण करते हैं आपके मुख्य पेड़ में।
एक है आपकी SRI सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन विधि, एक है आपकी डेपोग विधि, ठीक, इसमें नर्सरी नहीं लगाई जाती है, डेपोग है। एक आपका जो है DSR है, डायरेक्ट सीडेड राइस, DSR विधि है, ठीक है। तो ये 3 से 4 विधियां हैं किसकी, आपकी धान के बोने की या फिर कहें खेती की, ठीक। तो शुरू करते हैं पहली जो विधि है, पहली विधि है धान की डेपोग विधि। धान की डेपोक विधि को मैट टाइप नर्सरी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली एक पॉलीथिन फर्श पर या फिर कहें आपके पक्के फर्श पर बीज को बिखेर दिया जाता है और एक पतली परत किसकी, आपके जो गोबर की खाद होती है या फिर कहें केचुई खाद की, उसको बिछा दिया जाता है और उसमें नियमित अंतराल पर जो है सिंचाई या फिर कहें पानी दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है यह नर्सरी 10 से 12 दिन में जो है तैयार होकर, ये कह सकते हैं तैयार हो जाती है और किस लिए, ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाती है, ठीक है। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, डेपो। और इस मेथड को जो इंट्रोड्यूस किया गया था कहां पर, आपका फिलीपाइंस से या फिलीपींस से इंट्रोड्यूस किया गया था। देखो लिखा हुआ है, इस पद्धति को फिलीपींस से पेश किया गया। मैट नर्सरी में अंकुरों को मिट्टी के मिश्रण की एक परत में स्थापित किया जाता है जो एक दृढ़ सतह कंक्रीट के फर्श, पॉलीथिन सीट, सीडलिंग ट्रे पर व्यवस्थित होता है। बीज बोने के 12 से 14 दिनों के भीतर पौधे रोपने के लिए तैयार हो जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि 12 से 14 दिन में हमारी जो पौध है रोपण के लिए या ट्रांसप्लांटिंग के लिए क्या हो जाती है, रेडी हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चावल की गहनता प्रणाली, SRI सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। इसमें जो आपके अवेलेबल रिसोर्स है, ठीक है, उससे अधिक उत्पादन लेना। इंटेंसिफिकेशन का मतलब ये होता है कि एक खेत में अधिक से अधिक उत्पादन लेना। तो ये आपके जो है हेनरी डी लॉली ने जो विकसित की थी। तो यह 1980 के दशक में मेडागास्कर में हेनरी डी लॉलानी या लॉली ने, किसने डेवलप की थी, हेनरी डी लॉलानी ने द्वारा विकसित की गई थी। यह पौधों, मिट्टी, पानी और पोषक तत्वों के प्रबंधन को बदलकर सिंचित चावल की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एक कृषि पारिस्थितिक दृष्टिकोण है, या फिर कह सकते हैं मिट्टी, पानी और पोषक तत्वों का उचित प्रयोग कर अधिक से अधिक फसलों को उगाना। आपका क्या कहलाता है, SRI सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ये जो है मेडागास्कर से 1980 के दशक में, ठीक है, किसने दी थी, हेनरी डी लॉली ने दी थी, ठीक। आगे चलते हैं, अगली विधि की बात करते हैं। अगली विधि है आपकी डायरेक्ट सीडेड राइस, DSR जिसको कहते हैं। DSR की बात करें तो इसमें नॉर्मली आपका क्या किया जाता है, सीड ड्रिल में बीज को डालकर डायरेक्टली बीज को बो दिया जाता है फील्ड में। ना तो इसमें कोई नर्सरी लगाई जाती है, ना ही इसमें कोई मतलब एक ऐसे ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। इसमें डायरेक्टली बीज को बो दिया जाता है आपका कहां पर, सीधे खेत में सीड ड्रिल के माध्यम से। तो ये क्या कौन सी विधि कहलाती है, डायरेक्ट सीडेड राइस। बात करें प्रसारण बीज तकनीक के रूप में भी जाना जाता है। यह धान की बुआई की एक जल बचत विधि है। इस विधि में बीजों को सीधे खेतों में डाला जाता है और नर्सरी से पानी भरे खेतों में धान की रोपाई की पारंपरिक जल गहनता विधि के विपरीत यह विधि भूजल की बचत करती है। इस पद्धति में कोई नर्सरी तैयार करने या रोपाई शामिल नहीं है। किसानों को केवल अपनी भूमि को समतल करना और बुआई से पहले एक सिंचाई करनी होती है। इसमें ना तो देखो पडलिंग की जाती है, ना ही पानी और मिट्टी का मिक्सचर बनाया जाता है। इसमें नॉर्मली क्या किया जाता है, सीधा आपने क्या किया, या तो आपके छिड़कवा विधि से या फिर आपका डायरेक्ट सीड या फिर सीड ड्रिल के माध्यम से सीधा खेत में बो दिया जाता है। इससे एक तो देखो पानी की बचत होती है, क्योंकि देखो पडलिंग के लिए काफी पानी चाहिए होता है, लेकिन इसमें आपकी पानी की बचत होगी। लेकिन इसमें जो है एक प्रमुख समस्या है, वो है खरपतवार की। किसमें, आपकी डायरेक्ट सीडेड राइस में। आगे बात करें किस्मों की, तो जल्दी पकने वाली किस्में या फिर कहें धान की प्रमुख किस्मों की बात करें तो जल्दी पकने वाली किस्में कौन सी, जवाहर 75, कलिंग 3, आभा, बाला और कावेरी है। उत्परिवर्ती किस्मों में जगन्नाथ आ जाती है और प्रभावती। उत्परिवर्ती या म्यूटेंट किस्म कौन सी है, जगन्नाथ और प्रभावती। लवणता सहनशील या फिर कहें सैलिटरी टोलरेंट कौन सी है, आपकी लूनीश्री है। मध्यम अवधि की किस्मों में अनुपमा आ जाती है, रत्ना, समृद्धि। लंबी अवधि की किस्मों में क्रांति, माधवी और गरिमा आ जाती है, ठीक। आगे और किस्मों की बात करें धान की प्रमुख किस्मों में, तो अगली किस्म है सूखा प्रतिरोधी या फिर कहें जो सूखे की स्थिति में भी उगाती है, तो वह है आपकी साकेत 3,
किरण, बाला, कंचन, कावेरी और सफेद गौरा जल भराव की स्थिति में उगाई जाने वाली किस्में, या फिर कहें जल, या फिर कहें जहां पर अधिक जल भराव की स्थिति होती है वहां पर उपयुक्त किस्में कौन सी हैं आपकी? जलमग्न हो गई, जयसूर्या हो गई, मधुकर हो गई, जलाधि, जलप्रिया और पंतधान। ये नॉर्मली पंतधान दो किसके लिए स्थिति के लिए? जल भराव की स्थिति के लिए क्या है? उपयुक्त है। अगली है झुलसा प्रतिरोधी आपकी, या फिर कहें आपके झुलसा के प्रतिरोधी आपकी जो वैरायटी है पंतधान 4, बाला, कृष्णा, जया, कावेरी और IR20। लवणता प्रतिरोधी किस्मों की बात करें तो जया, रत्ना और ऊसरवन। सुगंधित चावल की या फिर क्या एरोमेटिक राइस की जो किस्में हैं साबरमती, बासमती 370, स्थानीय करनाल, देहरादून, पूसा बासमती 1 और कस्तूरी, एक ऐसी है आपकी सुगंधित चावल की किस्में हैं। ठीक, आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं आपके जो है धान की किस्मों के मुख्य बिंदु। विश्व में जो पहली विकसित धान की किस्म थी वो कौन सी थी आपकी? टाइचिंग नेटिव वन 1964-65 में भारत में लाई गई थी। किसके, कहां से? आपके ताइवान से। ठीक है, कौन सी आपकी? टाइचिंग नेटिव वन विश्व में डेवलप या फिर कहें विकसित पहली किस्म थी आपकी किसकी? धान की। कैसी? बॉनी किस्म या फिर कहें ड्वार्फ वैरायटी। ठीक है, भारत में पहली धान की किस्म पेश की गई थी आपकी टाइचिंग नेटिव 1964 में। जो पहली किस्म, कहीं कहीं IR8 लिखा रहता है, भाई दूसरी किस्म थी जो भारत में लाई गई थी, लेकिन पहली किस्म कौन सी थी आपकी? टाइचिंग नेटिव 1 या TN1 भारत में पहली धान की किस्म जो है पेश की गई थी। बाद में पेश की गई दूसरी धान की किस्म थी वो थी आपकी IR8, जो कि 1965 में IRRI द्वारा IR8 का जो है विकास किया गया था। इससे जो है विश्व में मिरेकल धान या फिर कहें चमत्कारी चावल के रूप में जाना जाता है। किसे? आपका IR8 को। भारत में किसको जाना जाता है चमत्कारी चावल के रूप में? आपका जया को। ठीक है, आगे बात करते हैं विश्व में विकसित पहली उच्च उपज वाली बौनी किस्म है आपकी IR8। पेटा और DG बूजीन का क्रॉस है। कौन सी? आपकी IR8 जो है पेटा और DG बूजीन का क्रॉस है। DG बूजीन की बात करें तो ये नॉर्मली आपकी डॉर्फनेस या फिर कहें बोनेपन के लिए जिम्मेदार है। किसमें? आपका धान में। IR8 IRRI द्वारा विकसित किस्म है, जीवाणु पत्ती झुलसा रोग के प्रति प्रतिरोधी है। इसे विश्व में चमत्कारी चावल या जादुई चावल के रूप में भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। किसे? आपका IR8 को। धान में बोनेपन के लिए जिनमें उत्तरदायी जो जीन है वो कौन सा है? आपका DG वू जीन। धान में जो बोनापन होता है या ड्वार्फनेस या फिर क्या पौधे का छोटा रहना, क्या क्या किसके कारण होता है? DG वू जीन के कारण होता है। आगे बात करें अगली किस्म की, जीवाणु पत्ती झुलसा सहिष्णु किस्म TKM6, लवणता सहिष्णु किस्म IR8 या लूनीश्री। धान की उत्परिवर्ती किस्म जगन्नाथ, भारत में प्रथम संकर किस्म या फिर कहें धान की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी इंडिया में कौन सी है? CORH1 1994 में विकसित की गई थी। कौन सी? आपकी CORH1, जो कि आपकी भारत की पहली संकर किस्म है। धान की दुनिया की पहली उच्च उपज वाली बौनी किस्म जिसे IARI द्वारा विकसित किया गया था वह कौन थी? आपकी पूसा बासमती 1। ठीक है, उच्च उपज वाली पहली किस्म थी जो IARI द्वारा डेवलप की गई थी, पूसा बासमती 1। ये बासमती चावल की एक किस्म थी। जया की बात करें तो जया भारत में चमत्कारी धान या जादुई धान या मिरेकल राइस के रूप में जानी जाती है। 1968 में डॉक्टर शास्त्री द्वारा विकसित की गई थी। किसको? आपका जया को। जया किसके द्वारा? डॉक्टर शास्त्री द्वारा 1968 में जो है डेवलप की गई थी। इसे जादुई चावल भारत में जो है जादुई चावल के रूप में जाना जाता है, मिरेकल राइस ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। किसे? आपका जया को। ठीक है, आगे बात करते हैं, यह पहली भारतीय उच्च उपज वाली शुरुआती अर्धबोनी किस्म है। यह किसका? टाइचिंग नेटिव 1 और टाइप 141 का क्रॉस है। जया किसका क्रॉस है बच्चों? टाइप एक TN1 और टाइप 141। ठीक है, किसका क्रॉस है भैया? टाइचिंग नेटिव 1 और टाइप 141। टाइचिंग नेटिव 1 और T141 का क्रॉस है। कौन? आपका जया। जल भराव की स्थिति के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है? जलमग्न। जलमग्न किस लिए उपयुक्त है? आपकी जल भराव की स्थिति के लिए उपयुक्त है।
आगे बढ़ते हैं, आगे बात करें बीज दर की। यदि आप छिड़काव विधि का से बो रहे हो तो हमें बीज दर कितनी चाहिए, 100 केजी प्रति हेक्टेयर या 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। और यदि रोपण से या फिर ट्रांसप्लांटिंग मेथड से बो रहे हैं तो 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ड्रिल विधि से या फिर कहें आपके सीड ड्रिल से बो रहे हैं तो 60 केजी या 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, संकर धान की जो बीज दर होती है 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, डेपोक विधि से 1.5 से 3 केजी या फिर कहें 1.5 से 3 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, और धान की गहनता की प्रणाली से एसआरआई मेथड से 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर चाहिए होती है किसकी, आपकी धान। आगे बात करते हैं पौधों से पौधों की दूरी। तो नॉर्मली आपकी रोपाई के लिए 20 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर हम क्या रखते हैं, रोपण दूरी रखते हैं। संकर धान में नॉर्मली 20 से 15 सेंटीमीटर और एसआरआई में आपका 25 सेंटीमीटर गुणा 25 सेंटीमीटर। जो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक इससे पंक्ति से पंक्ति की दूरी है, किसकी, आपकी पंक्ति से पंक्ति की दूरी। जो 20 सेंटीमीटर है क्या है, आपका पंक्ति से पंक्ति की दूरी है, ठीक। पंक्ति से पंक्ति की दूरी, पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी कितनी, 10 सेंटीमीटर। ऐसे ही आपका 20 सेंटीमीटर आपका पंक्ति से पंक्ति की दूरी, 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधे, और यहाँ पर 25 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति और 25 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी है, ठीक। आगे बात करते हैं आपका, आगे बढ़ते हैं रोपाई की। तो रोपाई के लिए जैसे आपने नर्सरी लगाई, अब कितने दिन बाद किस विधि से आपकी रोपाई के लिए नर्सरी तैयार हो जाती है उसके अनुसार। तो रोपाई डेपोक विधि से नॉर्मली बुआई के 12 से 14 दिन बाद जो है हम नॉर्मली नर्सरी ये कह सकते हैं धान की रोपाई कर देते हैं। एसआरआई विधि से आपका बुआई के 10 से 12 दिन बाद, खरीफ सीजन में आपका जो है बुआई के 21 से 25 दिन बाद जो है रोपाई की जाती है, और रबी सीजन में बुआई के 30 से 35 दिन बाद रोपाई की जाती है, और शुष्क भूमि क्षेत्र में आपका कब, बुआई के 30 से 35 दिन बाद क्या करते हैं, रोपाई करते हैं। रोपाई क्या कहलाता है कि जब हमारी नर्सरी तैयार हो गई है तो उसको क्या करना, आपके खेत में कब बुआई या फिर क्या रोपते हैं या फिर क्या कब जो है उसको एक ऐसे खेत में लगाते हैं, ठीक। जैसे पीछे आप देख सकते हो कुछ लोग जो है धान को लगा रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, मिट्टी की बात करें तो देखो दोमट मृदा, कैसी मिट्टी चाहिए, चावल की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। कैसी मिट्टी चाहिए चावल की खेती के लिए, दोमट मिट्टी, ठीक है। और पीएच कितना होना चाहिए, 5 से 6.5। अम्लीय मिट्टी चाहिए होती है धान की खेती के लिए। लेकिन आप कहोगे सर इसे क्षारीय मिट्टी में उगाया जाता है, हाँ क्षारीय मिट्टी में उगाया जाता है, क्योंकि ये जो है दोनों को सहन कर सकती है, अम्लता को भी क्षारीयता को। तो नॉर्मली ये जो है अम्लीय मिट्टी इसके लिए चाहिए होती है, कह सकते हैं अम्लीय मिट्टी धान की खेती के लिए अच्छी होती है। चावल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पीएच कितना है, 5 से 6.5 है। एनपीके रेशियो या फिर नाइट्रोजन फास्फोरस जो पोटेशियम का अनुपात रखा जाता है 100, 60 और 50 का रखा जाता है। 100 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी फास्फोरस और 50 केजी क्या चाहिए होता है, आपका जो है पोटेशियम है, पोटेशियम चाहिए होता है। चावल की खेती में डीनाइट्रिफिकेशन और लीचिंग के नुकसान को रोकने के लिए नाइट्रोजन उर्वरक को न्यूनीकृत क्षेत्र में शामिल किया जाना चाहिए ताकि नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया में देरी हो। देखो एक ऐसे न्यूनीकृत क्षेत्र क्या होता है, मान के चलो ये आपकी सॉइल सरफेस है, क्या है आप जो सॉइल सरफेस। अब आप ऊपर डालोगे फर्टिलाइजर को तो क्या होगा, आपका डीनाइट्रिफिकेशन होगा या फिर कहें नाइट्रोजन का अमोनिया के रूप में क्या होगा, नुकसान होगा, ठीक, डीनाइट्रिफिकेशन होगा। तो यदि हम ऊपर ना डाल के हम क्या डालेंगे, रिड्यूस जून में जहां पर आपने पडलिंग की है उसके नीचे हम क्या डालेंगे, नाइट्रोजन उर्वरक को डालेंगे, जिससे आपका जो है कह सकते हैं कि नाइट्रोजन का डीनाइट्रिफिकेशन के रूप में हानि नहीं होगी। ऑक्सीकृत क्षेत्र ऊपरी क्षेत्र होता है, न्यूनीकृत क्षेत्र आपका रिड्यूस जोन होता है, ऑक्सीजन रहित पोखर युक्त मिट्टी का निचला भाग होता है। पोखर युक्त मिट्टी मतलब कि पडलिंग की हुई या फिर क्या है, पडल की हुई मिट्टी। पडलिंग क्या होता है, बेसिकली मिट्टी और पानी का मिक्सचर। हमने आपने धान की खेती में देखा होगा कि ट्रैक्टर या आपके जो है एक कह सकते हैं जो आपका 2 टाइप ट्रैक्टर होता है या फिर कह सकते हैं आपका 2 व्हील टाइप से ट्रैक्टर बोलते हैं, उसे पडलर बोलते हैं, ठीक है। पडलर की सहायता से, ठीक है, या फिर कह सकते हैं आपका उस ट्रैक्टर का नाम याद नहीं आ रहा, 2 व्हील टाइप उसे बोलते हैं, ठीक है।
तो उसकी सहायता से नॉर्मली मिट्टी व पानी को मिक्सचर बनाया जाता है, जिससे आपकी एक अभेद सतह जो है बन जाए, ताकि आपका मिट्टी में पानी, ये कह सकते हैं पानी नीचे ना रिसे। ठीक है, तो वो आपका ये कह सकते हैं कि पोखर एक मिट्टी है। चावल में नाइट्रोजन उपयोग दक्षता जो है 30 से 40%, या फिर कह सकते हैं चावल 30 से 40% नाइट्रोजन का क्या कर लेता है, प्रयोग कर लेता है, या फिर कहें 100 केजी नाइट्रोजन देने पर 30 से 40 केजी नाइट्रोजन का क्या कर लेता है, प्रयोग कर लेता है। ठीक, आगे चलते हैं। क्लास में मजा तो आ रहा है ना, बोरिंग तो नहीं लग रही है? बोरिंग लगे तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर क्लास बोरिंग थी, और मजेदार बनाएंगे, है ना। देखो, बोरिंग तो हर एक पिक्चर होती है, लेकिन देखो करियर है, करियर बनाना है, तो देखो हर एक बोरियत को हमें सहना पड़ेगा। कंफर्ट जोन, ये कहते हैं कि जो सुख सुविधाएं होती है, और एक सफल व्यक्ति बनना है तो सुख सुविधाएं त्यागनी पड़ेगी। यदि मैं यहाँ पर क्लास ले रहा हूँ तो फैन ऑफ है, यहाँ पर चारों तरफ से लाइटिंग है और साथ में इसकी गर्मी है, फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ। मैं चाहता तो फैन ऑन कर सकता था, लेकिन आपको वॉइस अच्छी नहीं आएगी, है ना। तो थोड़ा सा देखो, बोर होते हो, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कुछ ऐसी चीज सोचिए जो आपको मोटिवेट करे। क्यों, देखो हमारा मोटिवेशन आपको जो है 1-2 मिनट या फिर कहें 1 घंटे 2 घंटे के लिए, एक दिन रहेगा 2 दिन रहेगा, ठीक है। लेकिन आपकी लाइफ में बहुत से ऐसे फेस आए होंगे जो आपको मोटिवेट करते हैं। मेरी लाइफ में तो बहुत आए, बहुत मोटिवेट करते हैं। ठीक है, चलिए एक बात करते हैं जैव उर्वरक की, बायो फर्टिलाइजर की, जैव उर्वरक की। तो जो आपका एजोस्पिरिलम है, एक गैर सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया भी धान में क्या करता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जैविक रूप से क्या करता है, स्थिरीकृत करता है। आप बेसिकली पौधे क्या करते हैं, आपके जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर, उसमें 78% नाइट्रोजन है। कितना है, 78%, लेकिन उपयोग नहीं कर पाते। ये नॉर्मली जड़ों द्वारा, या फिर कहें जो आपके नाइट्रोजन युक्त बैक्टीरिया है उनके द्वारा नाइट्रोजन को लेते हैं। ठीक है, तो 78 जो जलवायु, या फिर कहें जो आपकी वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, उसका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, आपके बैक्टीरिया या फिर कहें एजोस्पिरिलम द्वारा। और मेन जो आपका बैक्टीरिया प्रयोग किया जाता है, या फिर कह सकते हैं मेन जो बायो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी या जी, आपका ब्लू ग्रीन शैवाल, या फिर कह सकते हैं आपका नील हरित शैवाल प्रयोग किया जाता है। के अलावा जल फंड एजोला का भी जो है नीले हरित शैवाल एनाबेना एजोला के साथ जुड़ाव भी जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है। ब्लू ग्रीन शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी नॉर्मली 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन क्या करता है, देता है, इसमें आपका जो है पौधों को या धान को। ठीक, आगे चलते हैं। एक मिनट, पानी की आवश्यकता की बात करें धान की, तो नॉर्मल कुल पानी की आवश्यकता कितनी होती है, 1250 mm। ये कह सकते हैं पूरी विकास अवधि के दौरान धान को कितना पानी चाहिए होता है, 1250 mm। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें आपका जो है रोपण के लिए नर्सरी क्षेत्र, कितना कितना नर्सरी क्षेत्र होना चाहिए, किसके लिए, आपका रोपाई के लिए, या फिर कहें आपकी नर्सरी के लिए। तो सामान्य, अगर कि आप सामान्य विधि से कर रहे हो तो 1000 वर्ग मीटर चाहिए। धान की शुष्क क्यारी विधि से कर रहे हो तो 1000 वर्ग सेंटीमीटर की नर्सरी क्षेत्र चाहिए। धान की आर्द्र क्यारी विधि से कर रहे हो तो 1250 से 1500 वर्ग सेंटीमीटर का क्या चाहिए, आपका नर्सरी क्षेत्र। SRI या श्री विधि से कर रहे हो तो 100 वर्ग सेंटीमीटर का हमें क्षेत्र चाहिए होता है। और डेपोक विधि से आपका 40 वर्ग सेंटीमीटर का क्या चाहिए होता है, आपका नर्सरी क्षेत्र, जिसमें हम जो है धान की क्या लगाते हैं बच्चों, नर्सरी लगाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। रोपण की बात करें तो नॉर्मली किस्म का प्रकार कम अवधि की है तो 6,66,666 पौधे प्रति हेक्टेयर आ जाते हैं। दूरी कितनी रखी जाती है, 15 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर। मध्यम अवधि की किस्म है तो 5 लाख प्लांट प्रति हेक्टेयर, या फिर कह सकते हैं 5 लाख पौधे प्रति हेक्टेयर आ जाते हैं। और दूरी कितनी रखी जाती है, 20 गुणा 10 सेंटीमीटर। और लंबी अवधि की किस्म है तो नॉर्मली 3,33,000 प्लांट आ जाते हैं प्रति हेक्टेयर। और 20 गुणा 15 सेंटीमीटर की क्या रखी जाती है, दूरी रखी जाती है।
आगे बात करते हैं खरपतवार प्रबंधन की। तो जो धान का मुख्य खरपतवार है, एक तो है आपका देखो बार्नयार्ड ग्रास और एक होता है जंगली चावल। दो ही आपके मुख्य खरपतवार है किसके, धान के। इचोनोक्लोआ क्रुसगेली बार्नयार्ड घास और इचोनोक्लोआ कोलेनम जंगली चावल, चावल में प्रमुख खरपतवार हैं। इनके जो है नियंत्रण के लिए क्या करते हैं, बेंथियोकाप या फिर कहें सेटन और ब्यूटाक्लोरमेचेट एक पूर्व उभरने वाली शाकनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है। पूर्व उभरने वाले क्या होते हैं कि यहाँ पर ये कह सकते हैं प्री इमर्जेंस। पूर्व उभरने वाले को हम क्या कहते हैं बच्चों, प्री इमर्जेंस। प्री इमर्जेंस मतलब कि बुआई के बाद, ठीक है, बुआई के बाद लेकिन उगने से पहले, मतलब आपने धान में बुआई तो कर दी है लेकिन उगा नहीं है, तो उसे हम पूर्व उभरने वाले का बुआई। कौन से आपके, बेंथियोकाप और ब्यूटाक्लोर। प्रोपेनिल की बात करें तो स्टेम F34 एक पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड के लिए के रूप में प्रयोग किया जाता है और ये मुख्य खरपतवार नाशी है किसका, धान का। कौन सा आपका, प्रोपेनिल। ठीक, आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण अवस्थाओं की बात करें धान की, तो पहली अवस्था है आपका कल्ले बनने की अवस्था। रोपाई के 2 से 20 दिन आती है, मतलब कि पहला जब टिलर निकलता है, पहली पत्ती निकलती है ना, तो वो आती है आपकी रोपाई के 2 से 20 दिन बाद। बूटिंग स्टेज या देर से पैनिकल चरण जो है सबसे महत्वपूर्ण चरण है किसके लिए, आपका सिंचाई के लिए। ठीक, आगे चलते हैं। आगे बात करें चावल में प्रयोग होने वाली विशेष प्रक्रियाओं की, तो पहली है आपकी विशनिंग। विशनिंग क्या होती है आपका, नॉर्मली इसे ब्यासी के रूप में भी जाना जाता है। आपने नॉर्मली क्या कर दिया, क्रॉस प्लाविंग कर दी। क्रॉस प्लाविंग मतलब आड़ी तिरछी जुताई, मतलब इस दिशा में आप जुताई कर रहे थे फिर इस दिशा में कर दी, है ना। आड़ी तिरछी जुताई कर रहे हो तो उसे हम क्या करेंगे, विशनिंग करेंगे। एक कब की जाती है आपकी, बुआई के बाद और उभरने से पहले, जब 4 से 6 सप्ताह की फसल होती है तब की जाती है आपकी क्रॉस जुताई या फिर कहें आड़ी तिरछी जुताई। देखो लिखा हुआ है, बुशिंग का उद्देश्य खरपतवारों को नियंत्रित करना है और मिट्टी को वातायतन प्रदान करना है। इसमें युवा फसल में या बुआई के 4 से 6 सप्ताह बाद 5 से 10 सेंटीमीटर खड़े पानी में 1 या 2 बार हल्के देसी हल के साथ क्या की जाती है, क्रॉस जुताई की जाती है। यहाँ पर कल्टीवेटर का प्रयोग नहीं किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, आपका देसी हल का। किस लिए, आपका खरपतवार के नियंत्रण के लिए क्या की जाती है, आपकी क्रॉस जुताई, जिसे हम क्या कहते हैं, आपका विशनिंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, विशनिंग। ठीक, आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं। आगे है आपका पडलिंग। पडलिंग देखो जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसे नॉर्मली 2 टाइप वॉकिंग ट्रैक्टर भी कहते हैं और नाम याद नहीं आ रहा इसका, बना मैं बता देता। रोटावेटर तो नहीं कहते थे, रोटावेटर अलग होता है। ठीक है, तो पडलर के माध्यम से या फिर कहें किसी यंत्र से मिट्टी व पानी का मिश्रण करना, ताकि जो है एक अवैध परत जो है का निर्माण हो जाए, जिससे अगर कि आप पानी को भरो धान के खेत में तो पानी आपका भरा रहे। ठीक है, तो इसलिए हम जो है मिट्टी और पानी को मिक्स करते हैं और उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, पडलिंग। इससे देखो खरपतवार तो नियंत्रित होते ही है, साथ में इससे देखो आपका एक नुकसान भी होता है, मृदा की संरचना को ब्रेक करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पडलिंग द्वारा मृदा की या मिट्टी के कौन से भौतिक गुण को खराब किया जाता है, तो मिट्टी की संरचना को बिगाड़ा जाता है। किसमें, आपका पडले में। क्योंकि हम नॉर्मली क्या करते हैं, एक कह सकते हैं मिट्टी की संरचना क्या होती है, मिट्टी के ब्लॉक की या फिर जो भी उसका आकार होता है वो आपकी संरचना होती है। ठीक है, तो उसको नॉर्मली पडले या फिर एक कह सकते हैं आप मिट्टी और पानी को मिक्स कर रहे हो तो उससे एक मटी या फिर एक तरह कीचड़ बना रहे हो, है ना। तो इस तरह से आपका जो है जो मिट्टी की संरचना ब्रेक होती है, खरपतवार नियंत्रण होते हैं, एक अवैध परत जो है का विकास होता है जो पानी को नीचे रिसने नहीं देती। देखो लिखा हुआ है, यह अत्यधिक नमी वाली मिट्टी में यांत्रिक बल द्वारा मिट्टी के समुच्चय को नष्ट करने की प्रक्रिया है। पडलिंग मिट्टी की संरचना को नष्ट कर देता है, जो जड़ प्रवेश को बढ़ाता है। यह पडलिंग द्वारा किया जाता है। पडलिंग मिट्टी में के थोक घनत्व या स्थूल घनत्व को बढ़ा देता है, या फिर कहें स्थूल घनत्व को 1.4 से 1.7 ग्राम प्रति सीसी कर देता है। पानी के अंतःस्रावण को क्या करता है, कम करता है। स्थूल घनत्व या फिर कहें आपकी बल्क डेंसिटी, क्या भैया, बल्क डेंसिटी। पडलिंग से बल्क डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, बल्क डेंसिटी या स्थूल घनत्व क्या होता है, बढ़ता है, 1.4 से 1.7 हो जाता है। अगली प्रक्रिया की बात करें वो है आपकी चावल की पॉलिशिंग। पॉलिशिंग या फिर कह सकते हैं मिलिंग प्रक्रिया।
तो मिलिंग प्रक्रिया में आप क्या करते हैं, चावल की एल्यूरोन परत वैसे ही आपने देखा होगा कि चावल आपका जो है, धान क्या होता है, धान में आपके जो है चोकर लगाओ, चोकर अगर कि आपके ऊपर भूसी लगी हुई है तो उसे हम धान कहेंगे, और भूसी हटाने के बाद जो आपका व्हाइट सब्सटेंस होता है या व्हाइट फ्लड या सफेद जो सब्सटेंस होता है उसे हम कहते हैं चावल। ठीक है, तो चावल के दानों में पॉलिशिंग करना या फिर चावल के दाने से भूसी को हटाना आपका क्या कहलाता है, पॉलिशिंग या मिलिंग कहलाता है। इसके दौरान आपकी विटामिन B2 की क्या होती है, कमी होती है। तो देखो लिखा हुआ है, चावल के दाने की पॉलिशिंग के दौरान एल्यूरोन परत और भ्रूण को हटा दिया जाता है। विटामिन बी विशेषकर थायमिन की कमी हो जाती है, जिसकी कमी से पॉलिश किए हुए चावल खाने वाले व्यक्तियों में कौन सा रोग हो जाता है, बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। क्योंकि विटामिन की बी की क्या हो जाती है, कमी, क्योंकि पॉलिश जो चावल होते हैं उसमें पॉलिशिंग के दौरान विटामिन बी की कमी हो जाती है, जिस कारण जो पॉलिश चावल खाते हैं, पॉलिशिंग वाले चावल खाते हैं, उनमें जो है बेरी बेरी रोग देखा जाता है। ठीक, अगला पॉइंट है चावल की पर बॉइलिंग। चावल की जो पर बॉइलिंग है ये कैसी है आपकी, हाइड्रोथर्मल प्रक्रिया। इसमें जो है चोकर लगे हुए धान को हल्का सा उबाला जाता है, ताकि जो चोकर लगा हुआ है वो ढीला हो जाए। ठीक है, ताकि जो है चोकर को आसानी से अलग किया जाए। तो चावल को हल्का या फिर कहें धान को हल्का सा उबालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पर बॉइलिंग। इसमें विटामिन B2 का क्या होता है, संरक्षण होता है। देखो पॉलिशिंग में तो विटामिन बी की क्या होती है, हानि होती है, लेकिन आपकी पर बॉइलिंग में विटामिन बी की क्या होता है, संरक्षण होता है या फिर बचाता है। तो देखो लिखा हुआ है, यह एक हाइड्रोथर्मल प्रक्रिया है जिसमें स्टार्च से क्रिस्टलीय अपरिवर्तनीय सूजन और स्टार्च के संलयन के कारण अनाकार में बदलना है, या फिर कहें जब आपका ये कह सकते हैं चोकर को अलग अलग करने के लिए आपका फुलोना। आगे आपके धान के प्रमुख रोग, धान के प्रमुख रोग में पहला रोग आ जाता है आपका पीछे चलते हैं, पहले आपके पोषक तत्व की विषाक्तता व सॉरी ज्यादा आगे आ गए, पोषक तत्व की कमी एवं विषाक्तता से होने वाले रोग। पहला रोग है रिक्लेमेशन रोग। रिक्लेमेशन रोग धान में किसकी कमी से होता है, आपका कॉपर की कमी से। याद रखना, रिक्लेमेशन ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा रोग किस न्यूट्रिएंट की कमी से होता है ना। तो रिक्लेमेशन रोग किसकी कमी से होता है, धान में कॉपर की कमी से। सफेद आंख या फिर कहें व्हाइट बर्ड जो रोग होता है, आयरन की कमी के कारण होता है। धान में जो खैरा रोग होता है, जिंक की कमी से होता है। एक्योची रोग धान में H2S की विषाक्तता या फिर कहें हाइड्रोजन सल्फाइड की विषाक्तता के कारण होता है। और चावल का भूरा होना या फिर ब्राउनिंग जो होती है चावल में, वो किसके कारण होता है, आयरन की विषाक्तता के कारण होता है। अगले रोग की बात करते हैं बच्चों, वायरल डिजीज। धान के विषाणु जनित रोग, विषाणु से होने वाले रोग। पहला है आपका धान टुंगरो रोग, जो कि आपका राइस टुंगरो डिजीज वायरस से या फिर कहें किलर डिजीज के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा, आपका धान का टुंगरो रोग। ठीक है, यह जो है फैलता है, देखो इसके जो है एक वायरस होते हैं, इसमें कोई भी आपका साइंटिफिक नेम नहीं होता है। इसमें जो है वेक्टर की बात करें या वाहक की बात करें, तो वाहक कौन होता है, आपका हरा लीफ हॉपर या ग्रीन लीफ हॉपर, या फिर कहें धान का हरा पत्ती फुदका। ठीक, धान का घास स्टंट या ग्रासी स्टंट जो रोग होता है, ये भी कैसी है, आपकी वायरल डिजीज है, विषाणु जनित रोग है। ये भी किसका, इसका वेक्टर कौन है, आपका ब्राउन प्लांट हॉपर या फिर कहें भूरा पत्ता फुदका। ठीक, आगे बात करते हैं धान के बैक्टीरियल रोग के। बैक्टीरिया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर वाहक पूछा जाता है कि इस रोग का वाहक कौन है। ठीक है, आगे बात करें फंगल डिजीज की या कवक जनित रोग की, तो कवक जनित में पहला है आपका धान का ब्लास्ट रोग। धान का ब्लास्ट रोग या रिचिस्ट मैन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है इसे। पायरिकुलेरिया ओराइजा इसका पैथोजन है। ब्राउन स्पॉट या भूरा धब्बा, जिसके कारण 1943 में, कब बच्चों, 1943 में बंगाल का अकाल पड़ा था। किसके कारण, आपका ब्राउन स्पॉट डिजीज या फिर भूरा धब्बा रोग किसके कारण होता है, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी के कारण होता है।
अगला है आपका शीत बिलाइट राइजोक्टोनिया सोलानी, इसका पैथोजन है फाल्स स्मट या फिर क्या है झूठा कंडवा रोग, यूस्टिलाजिनोइडी बेरिसेंस के कारण होता है, अडवट्टा डिजीज अडवट्टा रोग एफेलिस ओराइजा के कारण होता है, और फूट रॉट और बकाने डिजीज फूट रॉट या फिर क्या है जड़ सड़न और आपका बकाने रोग होता है फ्यूजेरियम मोनिफिलीफोरियम के कारण। ये जो है आपके हो जाते हैं कवक जनित। यहाँ पर पूछा जाता है स्टेट एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है कौन सा कवक जनित है, कौन सा विषाणु जनित है, कौन सा जीवाणु जनित रोग है, कौन सा सूत्रकृमि जनित रोग है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, आगे बात करें बैक्टीरियल डिजीज की, तो बैक्टीरियल का एक प्रमुख ही रोग है आपका कौन सा, आपका बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट या पत्ती झुलसा रोग, जो कि जैसे किरसेक के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो आपका कारक या पैथोजन है जेंथोमोनास ओराइजा पीवी ओराइजा, जेंथोमोनास ओराइजा पीवी ओराइजा। ठीक, आगे चलते हैं, आगे बात करें अन्य रोग की, तो अन्य रोग है आपका उफरा डिजीज, उफरा रोग, जो कि आपका किसके कारण होता है बच्चों, उफरा रोग नेमेटोड से होने वाला रोग है, और इसका रोग कारक कौन सा है, डिटिलेंचस एंगस्टस। धान की जड़ गांठ सूत्रकृमि, ये भी किससे होता है आपका नेमेटोड या सूत्रकृमि से होने वाला रोग है। मेलोइडोगाइना ग्रेवनिकोला इसका पैथोजन है। अगला है आपका पंसुक रोग, सूखा शरीर विकार रोग है। कौन सा है आपका पंसुक रोग, सूखा शरीर विकार। आगे बात करें धान के प्रमुख कीट की, तो धान के प्रमुख कीटों में आ जाता है आपका पहला है ग्रीन लीफ हॉपर या हरा पत्ती फुदका, नेफोटेटिक्स बायरेसेंस इसका साइंटिफिक या जूलॉजिकल नेम है। ब्राउन प्लांट हॉपर भूरा पौधा फुदका, नीला पर्वता ल्यूगेंस इसका जूलॉजिकल नेम है। राइस गंधी बग, चावल की गंधी बग, लेप्टोकोरिसा एक्यूटा। पीला तना छेदक या तना छेदक आपका सिर्पोफागा इंसर्टुलास, और आपका थ्रिप्स जो है स्टेंस्टोथ्रिप्स बिफॉर्मेस, और आपका गॉलमेज इसका साइंटिफिक या जूलॉजिकल नेम क्या होता है आपका ओरेसियोलिया ओराइजा, ओरेसियोलिया ओराइजा। ठीक, आगे बात करें उपज की, तो कटाई की बात करें तो कटाई जो है, कटाई के समय जो नमी चाहिए होती है वो कितनी चाहिए होती है, 20 से 25% होनी चाहिए। मतलब जब कटाई कर रहे हो धान की, तब दाने में नमी कितनी हो जाए, 20 से 25%। धान की 100 से 150 दिन में पककर तैयार हो जाता है। भारत में चावल का औसत उत्पादन कितना हुआ, 3.62 टन प्रति हेक्टेयर जो है औसत उत्पादन है। कहां पर आपका, भारत के अंदर। उपज की बात करें तो देसी किस्मों की जो उपज मिल जाती है हमें कितनी, 20 से 25 क्विंटल 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। छिड़काव विधि से 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। बौनी किस्मों से 50 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। कम अवधि वाली किस्मों से 45 से 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। संकर किस्मों से 60 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर में क्या मिल जाती है, उपज मिल जाती है। आगे बात करते हैं, इसी के साथ आपका सेशन जो है समाप्त होता है। इस सेशन में हमने कोई भी प्रमोशन नहीं किया है, क्योंकि हमने एक डिसाइड किया है जो भी आपके एजीटीए के सिलेबस पे सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट आपके यूट्यूब पे करवाने वाले हैं। अगर कि सेशन आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब अवर चैनल विजन एग्री एकेडमी, और यदि आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे कोचिंग को, तो हमारा जो है कोचिंग सेंटर का पता है रिसाला मंदिर के पास, वर्णी चौराहा, ललितपुर। ठीक है, तो बढ़िया से अगर कि आप ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो साथ में हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7880497104। ये जो आपका जो क्लासेस है, ठीक है, ये जो आपकी यूट्यूब पे क्लासेस करवाने वाले हैं, आपका कोई भी कृषि का एग्जाम हो, कृषि का कोई भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा हो, उसमें एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है इससे। ठीक है, और साथों साथ आपके जो है नोट्स, आपके प्रिंटेड नोट्स अवेलेबल हैं, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है एग्रीकल्चर की। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो डायरेक्टली हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 7880497104। और साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल है विजन एग्री एकेडमी के नाम से, आप सर्च करिएगा। ठीक है, तो उस पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। डेली क्विज मिलते हैं वहां पर, डेली आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, सारा कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और एक पहल चल रही है, हर रविवार को आपको फ्री प्रैक्टिस सेट मिल रहा है एजीटीए का, तो उसे भी ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पर समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।